नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो क्लास 10th का आपका हिंदी दिया गया है, यानी गोदली जो आपका बुक दिया गया है, वो जो आपको गोदली बुक में जो आपको दो पार्ट में पढ़ना है, यानी गद्य पढ़ना है और आपको पद भी पढ़ना है। गद्य का अगर बात किया जाए तो मेरे भाई गद्य में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, जबकि पद का बात किया जाए तो पद में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। और आपको क्लास 10th का हिंदी का एक और बुक है जिसका नाम है आपको वर्णिका। वर्णिका में आपको 5 आपको चैप्टर पढ़ना है। तो यानी गोदली जो बुक है उसमें आपको 24 चैप्टर पढ़ना है, 12 गद्य का और 12 आपको पद का। और जो वर्णिका है उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। अगर टोटल मैट्रिक में बात किया जाए कि टोटल हिंदी में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो 12 और 12 आपका 24 और 24 में 5 जोड़िएगा, यानी 29 आपको चैप्टर पढ़ना है। तो क्लास जो 10th है यानी मैट्रिक है, तो मैट्रिक में अगर हिंदी का बात किया जाए, व्याकरण को छोड़कर मेरे भाई केवल बुक का अगर बात किया जाए तो बुक में आपको 29 चैप्टर पढ़ना है, 12 गद्य का, 12 पद का। जो आपको एक बुक है जिसका नाम है गोदली, उसमें दिया है, और एक और बुक है जिसका नाम है वर्णिका, उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो गोदली का हम लोग गद्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं, यानी गोदली बुक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। गोदली बुक में अगर हम लोग मेरे भाई पहला नंबर अगर चैप्टर का बात किया जाए तो पहला नंबर चैप्टर में आपका जो चैप्टर का नाम है वो है आपको श्रम विभाजन और आपको जाति प्रथा, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में समझना है और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बिल्कुल एक कहानी की तरह, एक मजेदार एक किस्सा की तरह हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको संक्षेप में हम लोग यहीं पर जान लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। यहाँ समझिए, देखिए श्रम का मतलब होता है कार्य, यानी मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं या पढ़ाते ही हैं तो वो भी एक कार्य हुआ, या किसी की यहाँ आप मजदूरी करते हैं तो वो भी एक कार्य हुआ। अगर मान लीजिए दुकान चलाते हैं तो वो भी एक कार्य हुआ। अगर किसी का आप जूता सिलाई करते हैं तो वो भी एक कार्य हुआ। यानी आप दुनिया के किसी भी कार्य को ले लीजिए, सबका सब आपको वो है श्रम, यानी श्रम। श्रम का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है। तो श्रम का मतलब आपको कोई ना कोई आपको कार्य होता है। विभाजन, विभाजन का मतलब मेरे भाई होता है बंटवारा। जैसे मान लीजिए दो भाई है, तो जब बड़े भाई लोगों का, जब मान लीजिए दोनों भाइयों का शादी हो जाता है, तो शादी होने के बाद जब दोनों आदमी का बहू आ जाता है तो भाई में तो बड़ी जमता है, लेकिन बहू में जमता ही नहीं है। अब बहू क्या करती है कि दोनों भाइयों को अलग करवाती है, जो एक बंटवारा का काम होता है। तो विभाजन का मतलब होता है आपको बंटवारा, यानी अलग अलग करना। तो यहाँ श्रम का मतलब हो गया कार्य, विभाजन का मतलब हो गया बंटवारा, यानी कार्य का बंटवारा। और जाति प्रथा, जाति प्रथा का मतलब समझिए, जाति का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए जाति का मतलब मान लीजिए कोई आपको श्रीवास्तव जाति से है, कोई आपको राजपूत जाति से है, कोई भूमियार जाति से है, कोई पांडे जी है, तो कोई मिश्रा जी है, तो कोई गुप्ता जी है, तो कोई शर्मा जी है, तो कोई यादव जी है, तो कोई कुशवाहा जी है, तो कोई साव जी है। ये सब क्या है, ये एक भारत का एक जाति है। सुनिए भारत क्या है ना, कि भारत एक जातिवाद, शुरुआते से ये जातिवाद का थोड़ा सा देश रहा है भारत, आज भी जातिवाद ये खत्म नहीं हुआ। अब प्रथा का मतलब पुरानी जो प्रथा, प्रथा का मतलब मान लीजिए कि आपके पिताजी आपके दूध बेचते थे, तो आपके जो बेटे होंगे ना वो भी आपको दूध बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मान लीजिए कि एक कोई शर्मा जाति से है, मान लीजिए कि एक कोई शर्मा जाति से है, तो शर्मा जी का काम है कि लोहा से जितना भी सामान बनता है, जैसे हंसुआ बनाना, खुरपी बनाना, कुदाल बनाना, ये सब जितना भी आपको लोहा से जुड़ा आप काम है वो सब शर्मा जी पर थोपा जाता है। तो मान लीजिए शर्मा जी आप लोहा का काम करते हैं, अब शर्मा जी का बेटा भी हुआ, बेटा हुआ तो उनको भी दूसरा काम नहीं करना है। अगर शर्मा जी का बेटा का मन है कि नहीं पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ अच्छा करें, या मान लीजिए हमको बिजनेस कोई आइडिया मिल रहा है या बिजनेस को डेवलपमेंट करना है तो हम बिजनेस को करने जाए, तो उनके पास ये रास्ता नहीं है, बल्कि उनको बाध्य कर दिया जाता है कि आपके पिताजी जो काम किए वही काम आप भी कीजिए। यानी आपके पिताजी अगर लोहा का काम किए हैं तो उनके बेटे भी लोहा का काम करेगा। इनके जो आने वाला बेटा होगा, यानी आने वाला जो पीढ़ी होगा, वो भी आपको लोहा का काम करेगा।
यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जाति के आधार पर कार्यों को बांट देना, यह आपको जाति प्रथा कहलाता है। यानी श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है कार्य, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कार्यों का बंटवारा जाति के आधार पर जब होता है तो उसे हम लोग जाति प्रथा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यादव जी का लड़का है, तो यादव जी का मुख्य रूप से लोग जो काम जानता है वो आपको भैंस या गाय को जो दूध निकालने का, दूध बेचने का, यही जनरली लोग जानता है कि नहीं यादव जी है तो अच्छा खासा भैंस रखे होंगे, दूध का आपका बिजनेस किए होंगे। अब यादव जी का अगर कोई बेटा है तो उनका काम है, मान लीजिए कि वो उनके पिताजी मान लीजिए भैंस चराते थे, दूध निकालते थे, दूध को बेचते थे, लेकिन उनके बेटे हुए तो मान लीजिए उनका काम है कि मान लीजिए उनको मन लगा कि नहीं हम टीचिंग करेंगे, हम पढ़ाएंगे, या मान लीजिए उनका मन लगा कि नहीं हम कोई दुकान खुलकर बैठेंगे, या मान लीजिए कि उनका मन किया कि नहीं हम लोहा लकड़ का काम करेंगे, या मान लीजिए इससे अलग अलग प्रकार के कुछ और काम उनको दिखाई दिया। अगर उनको वो काम में मन लग रहा है तो उनको वो काम नहीं करना है, बल्कि आपके पिताजी जो काम किए हैं वही काम आप पर भी थोपा जाएगा। यही आपको जाति प्रथा होता है। अगर कोई मान लीजिए कोई चमार भाई है, यानी जो दलित परिवार से आते हैं जो चमार भाई, तो उन लोगों को मुख्य रूप से पेशा लोग क्या मानते हैं कि नहीं वो जूता का सिलाई करते हैं, चप्पल का सिलाई करते हैं। अब आने वाले भी उनके बेटे हैं तो जूता का ही सिलाई करेगा, चप्पल का ही सिलाई करेगा। ये तो भाई ये तो जबरदस्ती आप किसी को न थमा रहे हैं, मतलब समझिए वो लेने को तैयार नहीं है, आप उसको जबरदस्ती थोप रहे कि नहीं आप यही काम कीजिए क्योंकि आप इस जाति से हैं। तो जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसके भी मैं खिलाफ हूं कि जाति के आधार पर काम का बिल्कुल बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई यादव जी का बेटा है, उनको दूसरा काम करने का मन कर रहा है, उनको लोहा लकड़ का काम करने का मन कर रहा है, उनको मान लीजिए बाल काटने का मन कर रहा है, वो क्यों नहीं करेगा भाई? वो उसके उस काम में उसको रुचि है, वो अलग बात है, उसको जातिवाद से ना जोड़ा जाए। उसको उस काम में रुचि है, मन लग रहा है तो उसको वही काम करने दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई नाई का बेटा है, अगर उसको मन कर रहा है कि नहीं हम दूध का बिजनेस करें, वो क्यों नहीं करेगा? उसकी रुचि है, उस काम में उसकी रुचि है, उसमें उसकी लगाव है, तो उसको वही काम करने दिया जाए। तो ये आपको है जातिवाद के आधार पर जो आपको काम का जो बंटवारा किया गया है उसी पर ये आपको पूरा ये आपको एक निबंध लिखा गया है। एक कहानी का आपको जो है ये आपको निबंध है, कहानी नहीं है। ये आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा ये एक प्रकार का आपको निबंध है। तो जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर जो काम का बंटवारा है, पूरा तरीका से इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में जाति प्रथा के ही बारे में पढ़ना है। देखिए चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखिए, कहानी को या कविता या कुछ भी हो, हम हिंदी का जितना भी पाठ है उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में करके समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 पार्ट में इस कहानी को इस निबंध को हम लोग समझेंगे, इस आपको कहानी को समझेंगे। जैसे एक पार्ट में क्या करेंगे, एक पार्ट में हम लेखक परिचय को बताएंगे और एक पार्ट में हम कहानी परिचय को बताएंगे। लेखक परिचय माने उस कहानी को जो लिखे हैं उनके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। दूसरा कि कहानी का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो 2 पार्ट में आप करिए और दोनों पार्ट में आप पढ़िए, कहीं से कोई आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आप समझ गए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का यहाँ पर अर्थ क्या है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ लेखक परिचय के बारे में जानते हैं कि लेखक परिचय, लेखक कहाँ से थे तथा इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, कितना तक पढ़ाई किए थे। तो सबसे पहले आता है आपको लेखक, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो मेरे भाई श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है वो आपको डॉक्टर भीमराव आपको अंबेडकर हैं। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद आता है इनका जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में यहाँ मध्य प्रदेश, म से यहाँ आपको मध्य प्रदेश, प्र से आपको प्रदेश हो गया, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू, देखिए कहीं कहीं महू देता है, कहीं कहीं आपको मेहू देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने दोनों लिख दिया है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? महू, या महू कहेगा तब या मेहू कहेगा तब, दोनों आपका बात एक ही है। चलिए उसके बाद है कि ये जो भीमराव अंबेडकर है ये किस जाति से थे?
तो ये जो इनका जो जाति है ना वो आपको महार है। महार का मतलब होता है आपको डोम। और जो महार या डोम लोग जो आते हैं वो आपको किस परिवार से आते हैं? आपको दलित। देखिए जो भारत का जो जितना भी आपको निचले क्रम का जो जाति है, यानी जो एसटी और एससी में जितना भी निचले क्रम का जो जाति है वो सबका सब आपको दलित परिवार में आते हैं, यानी दलित उनको बोला जाता है। तो डोम ये है, मान लीजिए डोम परिवार से ये आते हैं तो इनको भी तो दलित में रखा जाएगा ना। तो यही आपको लिखा गया है कि इनका जो जाति है वो आपको महार है यानी डोम है, और ये आपको एक दलित परिवार से आते हैं। याद करने के लिए देखिए कैसे याद रखिएगा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। म से मध्य प्रदेश, म से महू, म से आपको महार। म से मध्य प्रदेश में, म से महू में, म से ये महार जाति से थे। तो महू कहेगा तो या मेहू कहेगा तो बात एक ही है। और महार का मतलब ही होता है आपको डोम या दलित परिवार। तो इन दोनों में से आपको कोई ऑप्शन देगा, या दलित परिवार देगा तब भी वही बात है, या महार देगा तब भी वही बात है, या डोम देगा तब भी यही बात है। इनका जो जाति था इनमें से कोई आपको दलित परिवार देता या डोम देता या महार देता, तीनों में से कोई एक को आपको मानना है। अगला है कि इनका विवाह कब हुआ था। तो इनका जो विवाह हुआ था आपको सुनिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 91 से अगर जाया जाए या 1906 तक, तो इधर आपको 9 साल, इधर आपको 6 साल, तो 9 और 6 हो जाता है आपको 15, यानी ये 15 साल के जब थे तभी इनका शादी करवा दिया जाता है। और इनका जो शादी होता है वो रामाबाई के साथ होता है, यानी जो विवाह हुआ इनका 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ होता है। तो इनका पत्नी का नाम क्या है? तो इनके पत्नी का नाम आपको रामाबाई है। अगला आता है कि इन्होंने मैट्रिक के परीक्षा कब दी। तो देखिए इन्होंने मैट्रिक की जब परीक्षा दी तो 1907 ईस्वी में, ठीक ब्याह के 1 साल बाद। देखिए बड़ी भाग्यशाली ये आदमी है कि ब्याह के 1 साल बाद ये मैट्रिक का परीक्षा देते हैं। अक्सर लोग ब्याह करते, पढ़ाई छोड़ने के बाद विवाह करता है, ये विवाह करने के बाद पढ़ाई को पकड़ते, इनका कुछ उल्टे काम है। चलिए तो मैट्रिक इन्होंने जब आपको पास किए तो उस समय 1907 में मैट्रिक पास किए, 1906 में इनका विवाह हुआ और 1907 में क्या हुआ, ये आपको मैट्रिक पास हुए। उसके बाद ये पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो मेरे दोस्त ये पढ़ने के लिए अमेरिका भी गए थे, अमेरिका के साथ साथ ये इंग्लैंड में भी गए थे। और ये किस चीज का पढ़ाई किए थे? तो ये आपको वकील का पढ़ाई किए थे, यानी वकालत की पढ़ाई किए थे। बहुत दिन तक इन्होंने स्वदेश में वकालत भी की। स्वदेश का मतलब होता है अपने देश में, स्व का मतलब अपना, देश का मतलब अपना देश, यानी बहुत दिन तक ये स्वदेश में यानी भारत में इन्होंने वकालत के भी काम किए थे। अगला है कि इनका माता जी का क्या नाम है। तो इनके माता जी का नाम है, वो नाम है आपको भीमाबाई। तथा इनके पिताजी का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम है आपको रामजी सकपाल। तो माता का नाम आपको भीमाबाई, पिता का नाम मेरे दोस्त आपको रामजी सकपाल है। उसके बाद है कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपको 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो आपको दिल्ली में हुआ था। तो जन्म आपको मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था वो आपको 1956 ईस्वी आपको दिल्ली में हुआ था। ये आपको लेखक के बारे में लेखक परिचय है थोड़ा सा। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब कहानी का जो परिचय है, यानी कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो आपका कहानी है यानी निबंध है, वो आपको दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर, उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला जो प्रेरक व्यक्ति थे उनका नाम बुद्ध है, जिसे भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रेरक व्यक्ति है उन्हें कबीर कहा जाता है, और तीसरा जो इनके प्रेरक व्यक्ति थे वो ज्योतिबा राव फूले थे। प्रेरक का मतलब ये होता है कि आप किससे सीख रहे हैं, आप किससे। मान लीजिए आपके पिताजी हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, और उनके देखा देखी आप भी उनसे बेहतर काम करने लगे, यानी आप अपने पिताजी के देखा देखी आप बेहतर काम करने लगे, यानी आपके प्रेरक व्यक्ति कौन हुए? जिससे आप प्रेरणा लिए, यानी जिससे आप सीखे, यानी आपके पिताजी आपके प्रेरक व्यक्ति हुए। उसी तरीका से अगला जो आपको दिया गया है
ये आपको दिया गया कि इनका प्रथम भाषण कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई इनका जो प्रथम भाषण हुआ था वो आपको 1936 ईस्वी में आपको लाहौर में हुआ था। देखिए देश जो आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो आपको 1947 में हुआ। तो 1936 में भाषण दिए, उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक था और एक होके अंग्रेजों के खिलाफ पे लोग लड़ाई लड़ रहे थे। यानी संघर्ष उस समय हम लोगों को किससे था, उस समय हम लोगों का जो संघर्ष चल रहा था वो हम लोगों को ब्रिटिश जो आपको सम्राट था उससे आजादी पाने के लिए हम लोग उससे संघर्ष कर रहे थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान हम लोग दोनों भाई के तरह एक मिलके और हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे। लेकिन 1947 के बाद जब 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य इस देश को छोड़कर जाता है, उसके बाद हम लोग खुद ही अपने भाई में भाई हम लोग लड़ने लगे। यानी भारत और पाकिस्तान का लड़ाई है जो अभी तक थमा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ ये होते रहता है आपको कश्मीर के मुद्दा लेकर। यानी 1947 में हम लोगों का अलग हुआ है देश भारत और पाकिस्तान। यानी 1947 से पहले 1936 था, उस समय भारत पाकिस्तान एक था, तो हम लोग दोनों लोग मिलकर लड़ रहे थे। उसी समय ये भाषण दिए थे जो आपको लाहौर में दिए थे। लाहौर जो है अभी वर्तमान के भारत में नहीं पड़ता है, बल्कि ये वर्तमान के अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर। तो इनका प्रथम भाषण आपको 1936 में कहाँ दिए थे, लाहौर। तो लाहौर अभी कहाँ पड़ता है, तो अभी वर्तमान के ये आपको कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान के ये आपको अभी पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नीचे जो आपको दिया गया है कि विख्यात इनका भाषण, विख्यात का मतलब इनका प्रसिद्ध जो भाषण है वो आपको कौन सा है। तो इनका जो प्रसिद्ध भाषण है वो मेरे देश आपको है कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है ये आपको दूसरे भाषाओं में है, तो इनको हिंदी में जो अनुवाद किए ना, यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन जो इनका अनुवाद किए हिंदी में उनका नाम है ललई सिंह यादव। तो हिंदी में अनुवाद कौन किए, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को, तो हिंदी में अनुवाद जो किए वो जिनका नाम है ललई सिंह यादव। तो ललई सिंह यादव के द्वारा जो एनाहिलेशन ऑफ जो कास्ट जो भाषण है वो आपको हिंदी में जो अनुवाद किए वो ललई सिंह आपको यादव किए। उसके बाद अगला है कि इनकी रचना, यानी जो एक कुछ बहुत सारे ये आपको लिखे थे ना, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, तो ये एक निबंध है। इसी तरीका से बहुत सारे चीज लिखे थे, उसमें जो प्रसिद्ध है उनको हम यहाँ पर लिख दिया है। जैसे है आपका हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, और उसके बाद द कास्ट इन इंडिया। ये आपको जो है इनकी प्रसिद्ध ये रचना है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना हु आर दे, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब यहाँ पर यह है आपको लेखक परिचय, मेरे दोस्त इतना ही आपको है। तो लेखक परिचय अगर इतना भी आप जान जाते हैं तो एग्जाम में एक भी इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा वो आपको इसी पर होगा, आसानी से इसको आप आंसर दे सकते हैं। अगला है कि इस कहानी में मुख्य रूप से इस कहानी का मेन थीम क्या है। तो कहानी का मेन थीम है कि देखिए ये जाति प्रथा पर लिखा गया है, जो कामों का बंटवारा जो जाति प्रथा के आधार पर किया जा रहा है। तो आपको भीमराव अंबेडकर यही कहते हैं कि काम का जो बंटवारा होना चाहिए वो बल्कि जाति के आधार पर कामों को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि लोगों को रुचि के आधार पर काम दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुसहर जाति है तो आपका काम है, जैसे मान लीजिए मुसहर जाति को अक्सर लोग जानता है कि नहीं ये लोग सफाई का काम करता है, जैसे नाला वाला सफाई का काम, उसके बाद ये मान लीजिए सुअर रखने का काम, ये सब मुसहर जाति को अक्सर लोग कहा जाता है कि नहीं ये सब काम मुसहर जाति के लिए है। लेकिन मान लीजिए कोई आपको राजपूत जाति से है, उनका काम क्या कि नहीं हम मुसहर का जो काम है आपको जैसे सुअर पालना, तो हम भी ये काम करते हैं, हम भी सुअर पालते हैं। तो क्या वो नहीं पाल सकता? बिल्कुल वो पाल सकता है ना, क्योंकि उसके रुचि के आधार पर वो निर्भर करता है। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले कि नहीं आप जिस जाति से हैं तो आपका जो जाति का काम है वो आप ही कीजिएगा, बाकी लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो जो भीमराव अंबेडकर है ना, उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि जो कामों का जो बंटवारा होना चाहिए वो व्यक्ति के जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके रुचि के आधार पर उसको किस काम में मन लग रहा है। मान लीजिए कोई नाई का लड़का है या कोई नाई है, उनका काम मुख्य रूप से जो पेशा माना जाता है वो बाल को आपको काटना माना जाता है। लेकिन मान लीजिए उनको मन किया कि नहीं हम दूध का बिजनेस करें, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भीमराव अंबेडकर थे वो यही तो चाहते थे
कि काम का जो बंटवारा हो जाति के आधार पर नहीं हो, बल्कि जो काम का जो बंटवारा हो वो आपको उसके व्यक्ति के रुचि के आधार पर होना चाहिए। अगर उसको जो काम में मन लग रहा है वही काम दिया जाए। बिल्कुल ये बातें सत्य है कि अगर जिसको जो काम में मन लग रहा है अगर वही काम दिया जाए तो इस देश बड़ी जल्दी आपको तरक्की कर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा गया है कि जाति प्रथा क्या है। तो जाति के आधार पर जाति में जो भेदभाव किया जाता है वो आपको जाति प्रथा कहलाता है। दूसरा है कि श्रम विभाजन। तो श्रम का मतलब होता है आपको कार्य और विभाजन का मतलब होता है आपको बंटवारा। यानी जो कार्यों का जो बंटवारा होना चाहिए वो जाति प्रथा के आधार पर होना चाहिए, इसका अर्थ यही है। यानी श्रम का जो विभाजन होना चाहिए वो जाति प्रथा के आधार पर यहाँ लिखा गया है, लेकिन श्रम का जो बंटवारा होना चाहिए वो जाति प्रथा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगला है कि आपको गर्भ में कार्य का आपको निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको मान लीजिए एक नाई, एक यहाँ पर हम उदाहरण के लिए एक नाई, नाई मतलब आपको हजाम होता है जो आपको बाल दाढ़ी काटते हैं उनको नाई कहा जाता है। मान लीजिए कोई नाई है और नाई का अगर कोई बेटा है तो अगला ऐसा थोड़े है कि उसका जो बेटा होगा वो भी आपको बालें काटेगा। हो सकता है कि उसको बाल काटने का मन नहीं किया, उसको दूसरा काम करने का मन कर रहा है तो क्यों नहीं करेगा। उसको काम में रुचि है, जिस काम में रुचि है उसको वही काम दिया जाए, उस पर थोपा नहीं जाए कि नहीं आप नाई के बेटा है तो आप नाई का ही काम कीजिए। लेकिन क्या है ना कि हम लोगों को जो समाज है ना थोड़ा सा इसको अलग दृष्टि से देखता है। अगर मान लीजिए कि आप यादव जी के लड़का हैं लेकिन आप बाल काट रहे हैं तो लोग तुरंत हैं देख लीजिए इसको यादव जी का बेटा है जाके बाल काट रहा है। अगर आप नाई का बेटा है तो मान लीजिए आप गए, अगर मान लीजिए आप शर्मा जी का लोहा लकड़ का काम कर रहे हैं, देखिए है इसको जाके कहीं बाल काटना चाहिए तो देख लीजिए शर्मा जी का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आप मुसहर जाति से है, अब मान लीजिए आप उठ के कहीं जाते हैं दूध बेचने तो आपको लोग कहेगा कि देखिए मुसहर जाति का ये दूध बेचने आया, इसको जाके उधर कहीं सुअर चलाना चाहिए। तो ये लोगों का ये भाव हो जाता है। मेंटलिटी यहाँ के लोगों का अभी बदला नहीं है। तब मेंटलिटी बदलेगा कब, जब लोगों में शिक्षा दिया जाएगा तब। यही भीमराव अंबेडकर है जो क्लास जाते थे तो लोग इनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, कुएं से लोग पानी नहीं पीने देता था। आज भी बहुत सारे दलित हम लोगों का समाज है जहां पर आज भी ये भेदभाव है। लोग अपने जो आपको जो जितना भी बड़े जाति के लोग हैं, जो फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं और ये भी थोड़ा सा जो ऊंचे जाति का लोग हैं वो अपने दरवाजे पर उन लोगों को नहीं जाने देते हैं, अपने कल पर पानी नहीं पीने देते हैं, अपने दरवाजे पर रखे टेबल कुर्सी चेयर जो भी होता है उस पर उन लोगों को जगह नहीं दिया जाता है, बैठने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए दलित समाज का मुसहर जाति का हो, चमार जाति का हो, अगर मंदिर में प्रवेश कर दिया जाता है तो मंदिर को पूरे तरीका से आपको धो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दलित परिवार से गया था, मंदिर अछूता हो गया था। तो आज भी इस चीज को भागा नहीं है यहाँ से, आज भी ये चीजें है। आज जब तक जातिवाद रहेगा ना, जब तक इस देश में समझिए तरक्की करना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि जातिवाद एक आपको एक प्रकार से समझ लीजिए कि बेरोजगारी भी आपको पैदा कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे यादव समाज से हैं तो मान लीजिए एक एरिया में बहुत सारे आपको यादव हो गए तो यादव का तो काम है आपको दूध बेचना। अगर मान लीजिए घर घर दूधे बेचा रहा है तो भाई खरीदेगा कौन? तो इससे बेरोजगारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बेरोजगारी इससे भी आपको फैल सकता है। तो जाति के आधार पर आपको काम का बंटवारा होना ही नहीं चाहिए। या अब जैसे अब भीमराव अंबेडकर के साथ जो हुआ वो कौन लोग नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ने जाते थे तो लोग इनको क्लासरूम के अंदर एंट्री नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि आप दलित परिवार से हैं, आप छोटे जाति से हैं, आप बाहर है। ये बेचारा खिड़की के पास जाके पढ़ता था, खिड़की के पास पढ़ते थे। यही न बोले थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। इसको एक ही तरह से हम लोग खत्म कर सकते हैं जो है आपको शिक्षा। अगर गुणवत्ता वाला शिक्षा इस देश के प्रत्येक आपको जन जन के अंदर अगर पहुंच जाएगा तब बिल्कुल इस देश में जो आपको जाति प्रथा जो है ना ये धीरे धीरे इसका जो आपका जो ऊपर लेवल पर जो बढ़ा है ना ये धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा। तो इसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि आप सारे लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा दीजिए। दूसरा यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई नाई का आपको लड़का है तो उसका काम है कि नहीं वो भी उस जब वो उनके लड़का जो होगा वो भी आपको बालें काटने का काम करेगा। अब एक गर्भ से ही आपको उसका पेशा निर्धारण कर दिया जाता है।
मान लीजिए कोई महिला है, आप कोई नाई की महिला है, मान लीजिए महिला है और वो आपको नाई का किसी नाई का आपको पत्नी है, यानी आपको नाई जाति से वो महिला है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, लोग अभी बच्चा हुआ नहीं है तभी लोग उसका आपको मतलब उसका पेशा निर्धारण कर दिया जाता है कि ये होने वाले जो बच्चा है ना, ये भी आपको नाई का ही काम करेगा। यानी यहाँ पर जो पेशा का निर्धारण, जो काम का निर्धारण है ना, वो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है तभी उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि नहीं ये यादव जी का बेटा है, होने वाला है, या यादव जी का बेटा है तो ये आपको दूधे बेचेगा, शर्मा जी का बेटा है तो ये लोहे का काम करेगा, ये नाई का बेटा है तो ये आपको बाल दाढ़ी बनाने का काम करेगा। ये होता है आपको गर्भ से ही उसके पेशा को निर्धारण कर दिया जाता था। दूसरा यहाँ पर है कि आपको लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तो सुनिए लोकतंत्र की परिभाषा सीधा सा अगर एक लाइन में जानिएगा ना, जहां आम लोगों को आजादी हो वहीं आपको लोकतंत्र की परिभाषा कहलाता है। जहां जन जन की आपको लोगों को आवाज को सुना जाता हो वहीं आपको लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन आज इसको क्या है ना कि इसको लोगों ने कुचल दिया है। ये जितना भी ये बड़े लोग हैं ना जो आपको ऊपर चले गए, सारे लोगों ने इस लोकतंत्र की परिभाषा को कुचल दिया है। आप कुचलते हुए इसको आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक दलित परिवार है, अगर दलित परिवार में कोई आके कोई मान लीजिए दलित परिवार का देखिएगा ना, कोई जितना भी आपको बड़े जाति का है दलित परिवार को तुरंत गाली दे देते हैं, तुरंत उसके घर में आपको उसके बेटी के साथ बहन के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। तो ये जितना भी आपको बात है ना, ये सबके सब आज भी ये खत्म नहीं हुआ। जबकि लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जितना अधिकार आप एक राष्ट्रपति का देखते हैं उतना ही अधिकार एक यहाँ पर मतलब सीधा सा ये समझिए कि हवाई जहाज में चढ़ने वाले लोगों का जितना अधिकार है ना, एक हवाई चप्पल भी पहनने वाले लोगों का अधिकार उतना ही है। लोकतंत्र की ये परिभाषा है। यानी आपको समानता दिखना चाहिए, वो गरीबी अमीरी की समानता नहीं दिखना चाहिए, बल्कि उसके जो हक है उसकी हक की समानता दिखना चाहिए। आपका मान लीजिए एक सरकारी आपको विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालय पर जितना एक अमीरों का हक बनता है उतना ही एक आपको गरीबों का हक बनता है उस सरकारी विद्यालय पर।